नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, सह आचार्य महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। हिंदी भाषा एवं संप्रेषण विषय अंतर्गत आज का प्रकरण है हिंदी भाषा एवं शब्द भेद। इस पाठ को पढ़ने के बाद विद्यार्थी शब्दों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकेंगे, तत्सम एवं तद्भव शब्दों के अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे, उत्पत्ति एवं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों में विभेद कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को पहचान सकेंगे। विभिन्न देशज शब्दों एवं विदेशी भाषाओं के शब्दों का हिंदी भाषा में उनका स्वरूप क्या है, इसकी पहचान कर सकेंगे और हिंदी में प्रचलित विदेशी ध्वनियों की मूल भाषा को भी जान सकेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कि हिंदी भाषा और शब्द क्या हैं। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत मानी जाती है। अति प्राचीन काल में यह साहित्य की भाषा थी, जिसके साथ साथ जन साधारण के बोलचाल की भाषा का भी विकास हुआ और ये विकास धीरे धीरे समय के साथ चलता गया। बौद्ध काल में इस लोक प्रचलित भाषा को पाली भाषा कहकर पुकारा गया और उस काल में जितना भी साहित्य सृजित किया गया वो इसी भाषा में, जैसे जातक कथाएं, बुद्ध तथा अशोक के उपदेश, ये सभी पाली भाषा में लिखे गए। पाली भाषा के साहित्यिक घेरे में आबद्ध होने के बाद प्राकृत भाषा जनमानस की बोलचाल की भाषा बन गई और इस काल का साहित्य सृजन किसमें हुआ? प्राकृत भाषा में। और जैन साहित्य इसी भाषा में प्राप्त होता है। प्राकृत भाषा के बाद जनमानस ने लोक व्यवहार में अपभ्रंश भाषा को अपनाया और इसके बाद विकास क्रम में हिंदी भाषा का उद्भव हुआ और हिंदी भाषा ने धीरे धीरे अपने स्वरूप को परिमार्जित किया। हिंदी भाषा की नागरी नाम जो लिया जाता है, इसके पीछे कदाचित यह किंवदंती है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण विद्या के अनुरागी थे और संभवतः इनके नाम पर ही नागरी अक्षरों का नाम पड़ा। नागरी शब्द का अभिप्राय उस भाषा से है जो देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती है। नागरी भाषा का ध्वनि तत्व वैज्ञानिक है, क्योंकि इसकी ध्वनि और वर्ण क्या है, आपस में निश्चित हैं और यह निश्चित है कि हिंदी का जन्म प्राचीन आर्य भाषाओं से हुआ, किंतु इसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी ग्रहण किए गए। यह निश्चित है कि हिंदी का जो जन्म हुआ वो प्राचीन भारतीय भाषाओं से हुआ, लेकिन इसने अपने विकास क्रम में बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को ग्रहित किया। अब शब्द को समझने के बाद हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। तो शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार से, जैसे उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द को वर्गीकृत कर सकते हैं, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों को विभेदित कर सकते हैं, विकार या रूपांतर के आधार पर एक श्रेणी बनती है। तो प्रारंभ करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण क्या है। सबसे पहले आते हैं तत्सम शब्द, फिर तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी या विदेशज शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण क्या है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसी प्रकार विकार या रूपांतर के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है, इसके अंतर्गत दो श्रेणियां आती हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी भाषा में कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी या विदेशज शब्द। अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या है? तत्सम का अभिप्राय है तत्। तत् का अर्थ है उसके सम, अर्थात समान या ज्यों का त्यों। ये तत्सम शब्द जो हैं वो संस्कृत भाषा से शुद्ध रूप में आकर हिंदी में उसी प्रकार से प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जो रूप उनका संस्कृत भाषा में था वही समान रूप हिंदी भाषा में ही है। इस आधार पर कह सकते हैं कि किसी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। उदाहरण में हम कह सकते हैं कि जैसे धर्म है, कर्म है, शिक्षा है, ये शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं, जो संस्कृत से मूल शब्द के रूप में हिंदी भाषा में ग्रहित है।
तद्भव शब्द। भाषा में प्रयोग किए जाने के बाद समय के साथ तत्सम शब्दों का स्वरूप बदल जाता है और इनका स्वरूप मूल शब्द से काफ़ी अलग हो जाता है। तत्सम शब्दों के इस परिवर्तित रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात वे शब्द समूह जो संस्कृत, पाली और प्राकृत से विकृत होकर आधुनिक हिंदी भाषा में शामिल हुए, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसमें हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे कर्ण से क्या बन गया? कान। नेत्र से हिंदी भाषा में आज के समय में प्रयुक्त होता है आँख, तो नेत्र से परिवर्तित हुआ आँख। इसी प्रकार से हस्त से हाथ। इस प्रकार के शब्द हिंदी भाषा में तद्भव शब्द कहलाते हैं। और भी उदाहरण है, जैसे अंध से अंधा हुआ, एकल से अकेला हुआ, एकत्र से इकट्ठा हो गया, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अग्नि से आग हो गया। इसिका से आज ईंट के रूप में हम इसिका को जानते हैं। उत्साह से उत्साह हो गया, क्षीर से खीर बना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो तत्सम शब्द तद्भव में परिवर्तित हो गए और हिंदी भाषा में उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए। अब बात करेंगे देश शब्दों की। देश शब्द, अब हम बात करते हैं देश शब्दों की। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, देश शब्द कहलाते हैं। ये शब्द प्रायः क्षेत्रीय भाषाओं में या देश विशेष में ही प्रयोग किए जाते हैं। वस्तुतः उनका प्रयोग वहाँ अच्छा भी लगता है, किंतु यदा कदा इन विशिष्ट देशों के शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी देखने को मिलता है। जैसे श्रृंगार के लिए सिर कटा, हम ये बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। चद्दर के लिए हम देश शब्द के रूप में पिछौरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। वृक्ष के लिए रुख कहते हैं, तरबूज के लिए मतीरा। तो ये जो है ये देश शब्द हैं। देश शब्द के भी प्रकार होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, अनुकरणवाचक देश शब्द और अनुकरण रहित देश शब्द। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे अनुकरणवाचक देश शब्द। ये क्या होते हैं? जब पदार्थ या वस्तु की वास्तविक या कल्पनात्मक ध्वनि को ध्यान में रखकर शब्दों का स्वरूप निर्मित होता है तो वे अनुकरणवाचक देश शब्द कहलाते हैं। जैसे खटखटाना, बड़बड़ाना, मिनमिनाना, हिनहिनाना, पों, कल, काएं या पशु पक्षियों की जो आवाज़ें होती हैं। तो इसमें क्या ध्यान में रखा जा रहा है? पदार्थ या वस्तु की वास्तविक या कल्पनात्मक ध्वनि। तो ये कैसे होते हैं शब्द? अनुकरणवाचक देश शब्द। अब हम देखेंगे कि अनुकरण रहित देश शब्द कौन होते हैं। तो वे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया स्वतः होती है और उस निर्माण की प्रक्रिया का पता भी नहीं होता है, वे अनुकरण रहित देश शब्द कहलाते हैं। जैसे घोटाला बन गया लेकिन हमें पता नहीं है कब बन गया, अपने आप बना। गड़बड़, कपास, कौड़ी, चटपट, अंगोछा, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जिनके निर्माण की प्रक्रिया अपने आप हुई, लेकिन कब हुई ये प्रक्रिया इसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है। इसमें कुछ विशेष बात है जो ध्यान में रखने की है। कोल व संथाल जातियों से आए शब्द जैसे सरसों, भिंडी, कदली, ये देश शब्द माने जाते हैं। इसी प्रकार द्रविड़ परिवार के देश शब्द हैं ताला, डोसा, इडली, नीर, कंजल, लुंगी आदि। इन्हें भी देश शब्द कहते हैं। अब हम बात करेंगे विदेशी या विदेश शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रचलित हो गए, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द हिंदी भाषा में इस प्रकार शामिल हो गए हैं कि उनकी पहचान ही कठिन हो गई और सहजता से उनका प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, अंग्रेजी, पुर्तगाली भाषा के शब्द शामिल हैं। अब हम एक एक भाषा के प्रचलित शब्द जो हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे या उनके उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको ये समझने में या पहचानने में सहजता होगी कि हिंदी भाषा में ये किस विदेशी भाषा का शब्द है। जैसे अरबी भाषा के प्रचलित शब्द कौन कौन से हैं, ये एक अच्छी खासी लंबी सूची है जिसमें हम कुछ उदाहरण आपको बताएंगे और कुछ आप खुद समझ लेंगे। जैसे अजीब, अफसर, अमीर, वारिश,
अलमारी, ये किसके हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार दुकान, इज्जत, दुनिया, इस्तीफा, बहस, एहसान, तकिया, शराब, वकील, इमाम, इशारा, इरादा। हम कितनी सहजता से हिंदी भाषा में इसे प्रयोग करते हैं बिना जाने कि ये हमारी हिंदी भाषा के ग्रहित शब्द हैं जो विदेशी या विदेशी शब्द कहे जाते हैं। तुर्की भाषा के जो प्रचलित शब्द हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, मुगल, कुर्की, आका, कालीन, कैंची हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, सौगात, चमचा, ताश, तोप, तलाश, बहादुर, लाश, सुराग, बेगम, तमाशा। ये कहाँ से आए हैं? ये तुर्की भाषा के प्रचलित शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में बहुतायत मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रचलित शब्द जिन्हें हम हिंदी भाषा में देखते हैं कौन कौन से? अफसर, स्कूल, डॉक्टर, स्टेशन, साइकिल, कमीशन, जेल, कैंप, नर्स, अपील, पार्टी, लालटेन, अस्पताल। ये क्या है? हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द और प्रचलित हैं, पूरी तरह से हिंदी भाषा में अनुकूलित हो गए हैं, समायोजित हो गए हैं। इसी प्रकार पुर्तगाली भाषा के प्रचलित शब्द हैं आल्पिन, इस्पात, बाल्टी, चाबी, फीता, पादरी, कमरा, पपीता, काजू, गमला, आलू, गोभी, बटन, परात। ये सब कहाँ के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा के, जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। इसी प्रकार जापानी भाषा के शब्द रिक्शा, हम रोज मर्रा की ज़िंदगी में अपने व्यावहारिक जीवन में रिक्शा को रोज इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार चीनी भाषा के प्रचलित शब्द लीची, चाय, ये चीनी भाषा से हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं। फ्रेंच भाषा के कौन कौन से शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं? कूपन, कारतूस, मेयर, सूप, अंग्रेज, जमींदार, रुमाल, आदमी, शादी, अमरूद, आईना, नमक, चालाक, जलेबी। इसी प्रकार कुछ शब्द डच भाषा के भी हैं जैसे बम, ड्रिल, तुरुप। इसी प्रकार रूसी भाषा के प्रचलित शब्द हैं बुजुर्ग, और यूनानी भाषा से हिंदी में लिए गए शब्द हैं एटलस, एटम, एकेडमी। अब हम चर्चा करेंगे व्युत्पत्ति के अर्थ के आधार पर या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध या परंपरा। इस आधार पर रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं लेकिन जिनकी रचना के विषय में ज्ञान नहीं है और न उनके खंडों का कुछ अर्थ निकलता है। जैसे नमक, फल, दाल, नाक, घर, पगड़ी। जैसे पानी का उदाहरण लें तो पानी शब्द के खंड क्या होंगे? पा, धन, नी। लेकिन इन खंडों के अपने कोई अर्थ नहीं है, ना तो पा का कोई अर्थ है ना नी का। इसी प्रकार गौ, गौ में ग और उ, घर, घर में घ और रा, फल में फ और ला। इन शब्दों के जो खंड किए गए हैं इन खंडों के कोई अर्थ नहीं है लेकिन इनसे जो शब्द बनते हैं वे शब्द कैसे होते हैं? सार्थक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द की बात करते हैं तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा जिनके खंडों के अर्थ भी होते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, धनवान, घुड़सवार। अब यहाँ पर पाठशाला का हम खंड करें तो देखते हैं कि पाठशाला कैसे बनता है? पाठ, धन, शाला। तो पाठ और शाला, तो यहाँ पाठ का अर्थ क्या है? सबक, और शाला का अर्थ क्या है? घर या स्थान। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पाठशाला का अर्थ हुआ पढ़ने का स्थान। इसी प्रकार हम धनवान को भी देख सकते हैं। तो धनवान, इसका अगर हम विग्रह करें तो ये 2 शब्दों से बनता है, धन और वान। तो दोनों के अर्थ हैं धन वाला। इसी प्रकार घुड़सवार है, घुड़सवार में भी विग्रह करने पर घुड़ और सवार, इन 2 शब्दों के संयोजन से घुड़सवार बनता है और इसका अर्थ होता है घोड़े का सवार हुआ। अब बात करेंगे योग रूढ़ शब्द की। तो जो शब्द बनावट की दृष्टि से यौगिक हैं परंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं वे शब्द योग रूढ़
शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, चारपाई, हलधर। पंकज शब्द को हम समझते हैं। पंकज शब्द दो शब्दों के संयोजन से बनता है, पंक धन ज। यहाँ पंक का जो अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ है पैदा होना। तो इस आधार पर जो भी कीचड़ में पैदा हो उसे पंकज कहना चाहिए। किंतु पंकज शब्द केवल कमल के अर्थ में प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार हम देखें, चार पैर रखने वाली प्रत्येक वस्तु को चारपाई नहीं कहते हैं, केवल खाट के अर्थ में ही हम चारपाई को जानते हैं। तो इस आधार पर चारपाई की प्रसिद्धि खाट के अर्थ में हुई। शब्दों का विभेद विकार या रूपांतर के आधार पर भी होता है। तो हम पहले समझेंगे कि विकार का अर्थ क्या है। व्यवहार की दृष्टि से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे विकार या रूपांतर कहते हैं। जैसे कल मैं जब घर पहुंचा तो मुझे मिलने मेरे चाचा जी हमारे घर आए। इस वाक्य को ध्यान से देखिएगा कि इस वाक्य में मैं शब्द मुझे, मेरे और हमारे इन रूपों में परिवर्तित हुआ। तो शब्दों का यह परिवर्तन विकार कहलाता है और इस आधार पर शब्दों को दो प्रकार में विभाजित करते हैं, विकारी और अविकारी। इन दोनों प्रकारों की चर्चा पूर्व पाठ में विस्तार पूर्वक हो चुकी है। यहाँ पर हम केवल संक्षेप में बताएंगे कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या है। तो विकारी पता अभी जस्ट हमने बताया और उसके साथ हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से इस पाठ में शब्दों को विभिन्न भेदों के आधार पर समझा गया। प्रस्तुत पाठ में शब्द के विभिन्न भेद क्या हैं, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर, विकार या रूपांतर के आधार पर, इसे अब तक आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। इसके साथ ही तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज शब्दों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर स्पष्ट किया गया। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि अब आप हिंदी भाषा में प्रचलित शब्दों को पहचान सकेंगे। विभिन्न विदेशी भाषा के शब्दों को हिंदी में स्थान प्रदान किया गया और आज वो शब्द हिंदी में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उनकी पहचान कठिन हो गई। इसलिए जो विभिन्न विदेशी भाषाओं के शब्द हैं उनको यहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया। इसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के विभिन्न प्रकारों को भी विश्लेषित किया गया, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा रूढ़ यौगिक शब्द। और पाठ के अंत में विकारी एवं अविकारी शब्दों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया।